गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। आज अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे टेंस की। ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस हैं। टेंस एक्चुअली वर्ब का होता है, लेकिन अपन देसी भाषा में वैसे बोल देते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में। रियलिटी में टेंस होता है वर्ब का, कि वर्ब कौन से टेंस में। कायदे से मैं कहना चाहिए कि वर्ब कौन से टेंस में। टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो 5वीं क्लास में या कह लो तीसरी क्लास में पहली बार पढ़ा दिया जाता है। ये प्रेजेंट डेफिनेट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और उसके बाद कोई ऐसी क्लास नहीं जिसमें टेंस ना हो। और कोई चैप्टर ग्रामर का हो ना हो, टेंस चैप्टर हर क्लास के अंदर आता ही आता है। इवन आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी आपने टेंस चैप्टर पढ़ा था। तो एक काम करो, फिर ये 3 सेंटेंसेस है, इनके अंदर 3 वर्ब आ रही हैं, मेन वर्ब है 3। इनके टेंस मुझे बताने की कोशिश करो, देखते हैं किसको कितना आता है। करो ट्राई। हाँ जी, सोचा। ही हैज़ हैड लंच विद द सीएम ऑफ हरियाणा। ही इज़ अ डॉक्टर। ही हैज़ अ वेरी बिग हाउस। ऑप्शन तीनों के लिए सेम है। इसके लिए भी यही 3 ऑप्शन है, इसके लिए भी यही 3 ऑप्शन है, इसके लिए भी मतलब यही 4 ऑप्शन है। ये जो 4 ऑप्शन है ये तीनों के लिए सेम है। सोचो। तो जो सही आंसर है ये दोनों तो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये वाले दोनों हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये वाला है प्रेजेंट परफेक्ट में। ये सही आंसर हैं। ठीक है, जिसके तीनों सही हैं बहुत बढ़िया बात। जिसके तीनों सही नहीं है, जिसके तीनों से नहीं है, आप लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी चैप्टर में आज मैंने यही पढ़ाना है। अभी चैप्टर के अंदर मैंने आज आपको यही पढ़ाना है। ठीक है, ये खाली मैंने 3 सेंटेंसेज आपको थोड़ा सा एहसास कराने के लिए लिखे कि चीज़ों को ना ढंग से पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, हम कोर्स तो कर लेते हैं, बस नाम के लिए कोर्स कर लिया। हमने चीज़ों को ढंग से सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, क्या लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों आता है, वो क्यों आता है। अगर हम थोड़ा सोचेंगे तभी तो हमें लंबे टाइम तक याद रहेगी बातें। अब हमने टेंस को हमेशा काम चलाने के लिए पढ़ा। जीवन भर देखो 5वीं क्लास से चल रहा है, 5वीं से लेकर 10वीं तक, 11वीं 12वीं, इवन कॉलेज फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसके अंदर टेंस चैप्टर पढ़ाया जाता है। फिर भी हम ये वर्ब के टेंस, कौन सा टेंस कहाँ लगेगा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अभी मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कब लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अभी तो खाली मैंने पूछा है कि पहचान बता दो, देख के बता दो, और वो भी क्लास में इक्का दुक्का बच्चे ही बता पाते हैं। तो ये 3 सेंटेंसेस अभी समझाए नहीं है। ये 3 सेंटेंसेस केवल और केवल आपके पैर वापस धरती पर लाने के लिए हैं, कि जो मैं पढ़ाऊं, जो मैं बताऊं, उसको सुनना ढंग से। ठीक है, टेंस को मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। टेंस को मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। सबसे पहला पार्ट होगा टेंस का आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन माने कि कौन सा टेंस है ये। आप वर्ब देखेंगे, जैसे इसके अंदर आपने वर्ब देखी, यहाँ आपने वर्ब देखी, आप वर्ब देखते टेंस बता पाए। मीनिंग नहीं, ताते ती रारे री गागे गी से नहीं, आप डायरेक्टली सीधा वर्ब देखते ही आप उसका टेंस बता पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे यूसेज, कि कौन सा टेंस कहाँ लगाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ लगता है। लास्ट में हम पढ़ेंगे मिसलिनियस। मिसलिनियस में क्या आता है, कुछ रूल बने हुए हैं। जैसे आपको मैंने एक मॉडल चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, और मैंने कहा था टेंस में रिपीट होगा, और तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में आएगा, मेन क्लोज फ्यूचर, ऐसे करके कुछ टेंस बने हुए हैं कि इसके साथ ये होता है, इसके साथ ये होता है, उस टाइप वाले। 2 फ्यूचर एक साथ ना लगाएं, इस टाइप की कुछ बातें मिसलिनियस में पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपना आइडेंटिफिकेशन पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा यूसेज, 2-1 टेंस का अपन यूसेज भी पढ़ लेंगे, तो ये आज चलेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा।
आओ शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। मैं फिर बता दूं, ये 3 सेंटेंसेस मैंने अभी पढ़ाए नहीं है, ये मैंने अभी पढ़ाए नहीं है, ये खाली आपके थोड़े से पैर वापस ज़मीन पर लाने के लिए आपको दिखाए हैं कि जो मैं बोलूँ सुन लेना भैया। आपको आइडेंटिफिकेशन तक नहीं आती है, यूसेज तो बहुत दूर की बात है आपसे एक्सपेक्ट करना, आप देख के पहचान तक नहीं पा रहे हो, तो अभी थोड़ा शांति से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे आपको बच्चों वाली बात लगे, सुनना, ठीक है। आ जाइए। देखो काफ़ी बच्चों को ना यकीन भी नहीं हो रहा, यकीन तक नहीं कर पा रहे हैं भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यकीन तक नहीं कर पा रहे। अरे सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा ना सर, ये कैसे हो सकता है सर, हेड आ गया सर, पास्ट कैसे नहीं होगा, ये गलत है तुम्हारे, यही सही है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जान के लिखे, मैंने जान के लिखे ताकि तुम अपने कान खोल लो। अब चलो आ जाइए। टेंस होता क्या है, सबसे पहले समझिए कि टेंस आखिर है क्या चीज़, ठीक है। आपको डेफिनेशन में अच्छा भविष्य काल काल होता है टेंस, और ये वो 50 तरह की बातें बताई जाती है। टेंस आपको समझने की कोशिश करना, टेंस है क्या रियलिटी में। जैसे मान लो मैं एक हिंदी की अगर बात करूं, तो अगर मैं सेंटेंस बोलूँगा मैं मूवी देखता हूं या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ताते ती आ जाए, रा रे री आ जाए, तो समझ में आ जाता है कि भैया ये प्रेजेंट टेंस होगा, हाँ क्या ना। मैं मूवी देखने गया था थे थी आ जाए तो पास्ट हो गया, भूतकाल हो गया, है ना। मैं मूवी देखने जाऊंगा, गागेगी आ जाए तो फ्यूचर हो जाता है। हिंदी में सबको बात पता है ना, ताते ती रारे री प्रेजेंट होते हैं, था थे थी पास्ट हो जाता है, गागेगी फ्यूचर हो जाता है। ऐसे इंग्लिश में भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। ये 3 सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, देखो। राम गोज टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल और राम विल गो टू स्कूल, ये आपको 3 सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं। इनको क्या, इनमें कहीं ताते ती रारे री गागेगी तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लास्ट में दिख रहा है कि इनके ताते ती रारे री गागेगी। फिर भी क्लास के हर बच्चे को पता है, फिर भी क्लास के हर बच्चे को पता है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। कैसे पता है आपको? वर्ब की फॉर्म को देख के, क्योंकि आप सब बच्चों के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में एक बात है कि विल आता है फ्यूचर में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट टेंस में, V1 आता है प्रेजेंट में। आपको देखते ही पता चल रहा है यस और नो, हाँ जी। तो अगर मैं टेंस को ग्रामेटिकल भाषा में एक्सप्लेन करूं, तो टेंस वर्ब की एक फॉर्म होती है जो रिप्रेजेंट करती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को। टेंस वर्ब की एक फॉर्म होती है जो रिप्रेजेंट करती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को। वर्ब की एक फॉर्म, ये जो आप लिखते हो ना V1 V2 V3 V1 प्लस में ING, इसी को टेंस कहते हैं, वर्ब की फॉर्म को ही टेंस कहते हैं। टेंस वर्ब की वो फॉर्म है, या कह लो वर्ब का वो स्ट्रक्चर है जिससे आप टाइम का पता लगाते हो। टेंस वर्ब को लिखने का वो स्ट्रक्चर है, जैसे आप लिखते हो ना, कभी इज एम आर के साथ ING लिखते हो, कभी हैज हैव के साथ V3 लिखते हो। ये जो स्ट्रक्चर्स आपने बना रखे हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स का नाम ही टेंस है। क्लियर हो इतनी बात? फिर से समझिए मैंने क्या बोला, टेंस कुछ नहीं होता, ये जो वर्ब के आपने अलग अलग स्ट्रक्चर बना रखे हैं ना, जैसे अभी देखो आगे देखो, ये जो आपने 12 स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं जो अलग अलग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं को टेंस कहते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स का नाम ही टेंस है। ठीक, ये 12 स्ट्रक्चर्स हैं। आगे से जब भी आपसे कोई पूछे कि ये टेंस कौन सा है, ये पहचानने में आपको सक्षम बना दूंगा मैं नेक्स्ट 40 मिनट में। बस ध्यान से मेरी बात कान खोल के सुननी है, ठीक है। जो आज तक ध्यान से नहीं पढ़ा, अब पढ़ लेना। अब ये बात तो मुझे लगता है सबको पता होगी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 प्रकार के टेंस हैं और आगे इनकी 4 टाइप है, यानी टोटल 12 टेंसेज हैं, ठीक है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करना। मुझे लगता है हर बच्चे ने बात पढ़ रखी है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में V1 प्लस ING आता है। हर बच्चे ने बात पढ़ रखी है कि कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब ही होता है V1 प्लस ING। देख पा रहे हो सब में V1 प्लस ING आ रहा है, यानी जब भी मुझे V1 प्लस ING लिखा हुआ दिख जाएगा, जब भी मुझे दिखेगा सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, तो मेरे को हिंट मिल गया कि कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा। लेकिन ING तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मैं कैसे चेक कर पाऊंगा प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? उसमें हमारी मदद करेगी हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको याद हो तो इसका हिंट मैंने आपको पहले भी दिया था जब मैंने जिरंड वगैरह का बेसिक पढ़ाया था। मैंने कहा था V1 प्लस ING जब भी मेन वर्ब की तरह से काम करेगा तो इससे पहले इज एम आर वाज वर जरूर आएंगे,
क्यों आएंगे उसका लॉजिक दिया था, क्योंकि उसके बिना टेंस का पता ही नहीं चलता। वही चीज़ आज देखो रिपीट हो रही है। कॉन्टिन्यूस टेंस है तो ये तो पक्का है कि V1 प्लस ING आएगा। अब V1 प्लस ING कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब बताएगी। अगर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, इज एम आर के साथ ING आए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, दे वर प्लेइंग, दे वर डांसिंग, दे वर स्लीपिंग, वॉज वर्ब के साथ V1 प्लस ING आ जाए, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ही विल बी सिंगिंग, ही विल बी डांसिंग, ही विल बी प्लेइंग, विल शेल के साथ बी प्लस वर्ब की V1 प्लस ING आ जाए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्लियर हुआ? फिर से सुनिए क्या बोला। V1 प्लस ING देखते ही कॉन्टिन्यूस है। कौन सा कॉन्टिन्यूस है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर है तो प्रेजेंट, वॉज वर है तो पास्ट, और विल बी शेल बी है तो फ्यूचर। क्लियर होगी इतनी बात? ऐसे ही जैसे कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है V1 प्लस ING, ऐसी परफेक्ट टेंस की पहचान होती है V3। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कॉन्टिन्यू अपने परफेक्ट टेंस में हमेशा। परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आएगी। अब फिर वही बात, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म से तो परफेक्ट टेंस पता चला, प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट है, कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा इसकी हेल्पिंग वर्ब से। अगर हैज़ अब हेल्पिंग वर्ब आए, जैसे आई हैव ईटन योर केक, मैं खा चुका हूँ तुम्हारा केक, आई हैव ईटन योर केक, आई हैव ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट, हैड ईटन, पास्ट परफेक्ट, विल हैव ईटन, फ्यूचर परफेक्ट। आई हैव वॉन अ गोल्ड मेडल, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैड वॉन, पास्ट परफेक्ट, आई विल हैव वॉन, फ्यूचर परफेक्ट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही पता चल जाता है कि ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये पता चलेगा इसके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर हुई इतनी बात? ऐसे ही तीसरे टेंस पर नजर मारिए, चौथे पर कहना चाहिए, इस पर भी आएंगे अभी लौट पे, छोड़ा नहीं है, पहले ये पढ़ने आसान है। अगले का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये नाम ही अपने आप में चीख के बता रहा है कि इसमें दोनों के लक्षण होंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट के लक्षण भी होंगे और कॉन्टिन्यूस के लक्षण भी होंगे। परफेक्ट के लक्षण क्या है? परफेक्ट की पहचान क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आना। और कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है? V1 प्लस ING आना। अब V1 प्लस ING से पहले बी की फॉर्म लगती है, आप चेक करो। V1 प्लस ING से पहले हमेशा बी की फॉर्म आनी जरूरी होती है, चेक करो। V1 प्लस ING से पहले बी की फॉर्म आनी जरूरी है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है और V3 भी लगाना है क्योंकि परफेक्ट है, तो वो जो V3 होगी किस वर्ब की बनेगी? बी की बनेगी। चेक करो, देखो हर एक में B प्लस V1 प्लस ING आ रहा है। हाँ जी, हर एक जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, हर एक के अंदर आप चेक करो B प्लस V1 प्लस ING का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको। तो जब भी हमें B प्लस V1 प्लस ING नजर आएगा, मतलब बीन प्लस V1 प्लस ING नजर आ जाएगा, हम समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। अब फिर वही दिक्कत, बीन प्लस V1 प्लस ING, तो सर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? हेल्पिंग वर्ब देखना, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 10 years, आई हैव बीन टीचिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैड बीन टीचिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। विल हैव बीन टीचिंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। She has been sleeping, present perfect continuous. Had been sleeping, past perfect continuous. Will have been sleeping, future perfect continuous. क्लियर हो रहा कुछ कुछ? टेंशन ना लो, अभी बहुत कुछ है। देखो ये दोबारा अभी रिवाइज कराऊंगा, फिर सेंटेंसेस आपको करने को दूंगा, आप अपने आप करने में लायक हो जाओगे। सोचो जो चीज़ आपको 5वीं क्लास से फर्स्ट ईयर तक पढ़ी तब याद नहीं हुई, उसको 30 मिनट में याद कर देंगे हम। तो शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है, तुम्हें याद हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ ना। तो तुम पे छोड़ो भरोसा, तुम्हें अपने आप पे नहीं, मेरे पे तो करो। दोबारा सुनो, देखो इनडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वर्ब की पहली फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान विल शेल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म। ये V1 लिखा हुआ मैंने, लेकिन आप देखेंगे कि विल शेल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। V1 आप प्लूरल वाली लिख लो या वर्ब की बेस फॉर्म लिख लो, बात एक ही, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर और भी हैं, जैसे डू डज के साथ बेस फॉर्म आ जाए वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, डिड के साथ बेस फॉर्म आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो ये आपकी बात एक्स्ट्रा आपको याद रखनी। एक बार फिर से रिवाइज कर दें। ING माने, इसके भी सेंटेंसेस बोल दूं क्या?
अगर मैं को माई मदर गोज टू टेम्पल, गोज वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। राहुल वेंट टू चेन्नई, गो वेंट गॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आई विल वॉच अ मूवी, विल वॉच, विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। क्लियर हुआ? फिर से देखिए, ताते ती, रारे री, गागेगी, चुके हैं, चुके थे, ये सब नहीं करना है, सिंपल है। आईएनजी दिखे कॉन्टिन्यूस है, कौन सा कॉन्टिन्यूस है? इज एम आर दिखा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर दिखा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, विल बी शैल बी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो परफेक्ट टेंस हो गया। कौन सा परफेक्ट है? हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड है तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट। बीन प्लस में वी वन प्लस आई एन जी दिख जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? हैज हैव लगाओ तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड लगाओ तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल हैव शैल हैव लगाओ तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वर्ब की पहली फॉर्म है तो प्रेजेंट डेफिनिट, डू डज आ रहा है तो प्रेजेंट डेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, डिड आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, विल शैल के साथ वर्ब की बेस मारी तो फ्यूचर इंडेफिनिट। एक बार आप 30 सेकंड दोबारा इस पर नज़र मारो, एक बार आप 30 सेकंड इस पर दोबारा नज़र मारो, फिर मैं सेंटेंसेस दिखाता हूँ और उसके अंदर आप अपने आप करोगे, खुद ही करोगे, भरोसा रखो अपने आप पे। देखो एक बार अपने दिमाग में रिवाइज करो एक बार टेबल को अच्छे से। हाँ जी, कुछ नहीं करना आपको। आप भी आगे जो सेंटेंस दिखेंगे, देखो मैं एक पे आपको डेमो करके दिखाता हूँ। कोई सेंटेंस दिखा? टेंस होता है वर्ब का, टेंस किसका होता है? वर्ब का। तो हमें बाकी सेंटेंस से मतलब नहीं है। सबसे पहले आप वर्ब पहचानो, वर्ब कहाँ है। सबसे पहले वर्ब पहचानो, वर्ब कहाँ है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हो। पार्क पार्क्ड पार्क्ड वर्ब हो गया, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन वर्ब वर्ब हो गया, वर्क वर्कड वर्कड वर्ब हो गया। वर्ब पहचान ली। अब देखो वर्ब किस स्ट्रक्चर के अंदर लिखी गई है, वर्ब किस स्ट्रक्चर के अंदर लिखी गई है, और उसी स्ट्रक्चर के अनुसार उसका टेंस बता दो। ताते ती, रारेरी, गागेगी, थाथे थी नहीं करना है। एक हिंट मैं और देना चाह रहा हूं, मुझे बताओ, जैसे इसी की बात कर लेता हूं। पहली फॉर्म है वर्क, दूसरी फॉर्म है वर्कड, और तीसरी फॉर्म भी है वर्कड। तो कैसे पहचानते हैं दूसरी है कि तीसरी है? स्पेलिंग दोनों की सेम है, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है। कैसे पहचानते हैं? हाँ जी, उसका एक तरीका होता है। जैसे ई और डी, ई और डी अगर बिना जोड़े लिखे हो, ई और डी अगर बिना जोड़े लिखे हो तब तो V2 हो जाती है, और ई और डी को जोड़ के लिख दें तो V3 हो जाती है। ठीक है? ऐसी पपलू अंग्रेजी पढ़ने के लिए YouTube से संपर्क करें। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आएगी। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो आपको इसके साथ हैज़, हैव, हैड ऐसी कोई फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखेगी। और V2 बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज करी जाती है। तो V2 होगी तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, V3 होगा तो हैज़, हैव, हैड आएगा। ये एक हिंट आपको दे दिया है। ये 4 सेंटेंसेज हैं। वर्ब देखिए, वर्ब का स्ट्रक्चर देखिए, और फिर अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ।
ये वाले 4 भी कर दो। इसमें नोटिस करना, एक सेंटेंस में 2 वर्ब होंगी तो दोनों के अलग अलग टेंस लिखने हैं। जैसे ये वर्ब है, इधर ये वर्ब है, 2 वर्ब हैं तो दोनों के टेंस अलग अलग लिखने हैं। इन चारों को भी कर दो। चलो जी, आ जाओ। अब मुझे इस सेंटेंस को देखते ही पता चल गया कि पाक, पाक्ड, पाक्ड, V2 भी पाक्ड होती है, V3 भी पाक्ड होती है, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई तो V3 हो गई। जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मुझे बताओ परफेक्ट टेंस होना इसका कंफर्म हो गया, हाँ कि ना? जैसे ही V3 कंफर्म हुआ तो परफेक्ट टेंस कंफर्म हो गया। अब परफेक्ट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? कैसे पता चलता है? हेल्पिंग वर्ब से। हैज हैव आती है प्रेजेंट के अंदर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लो जी, बात खत्म हो गई। अब जैसे ये V1 प्लस ING पे नज़र पड़ी मेरी, तो देखते ही मुझे पता चल गया तो कॉन्टिन्यूस हो गया। जैसे ही V1 प्लस ING पे नज़र पड़ी तो पता चल गया कॉन्टिन्यूस है ये तो, हाँ क्या ना? अब यहाँ पे इससे पहले हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वॉज वर्ब पास्ट में लगती है, तो देखते ही पता चल गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस निकला। V1 वर्ब की पहली फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। बीन प्लस V1 प्लस ING दिखते ही मुझे पता चल गया ये कोई सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। बीन प्लस V1 प्लस ING दिखते ही मुझे पता चल गया ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, हेल्पिंग वर्ब हैज़, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आती है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। क्लियर हुई इतनी बात? कोई ताते थी, रारेरी, गागेगी, थाते थी कुछ नहीं कर रहा मैं। इनके क्या मीनिंग होते हैं, कौन सा टेंस कहाँ लगाते हैं, वो यूसेज में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, पहचानना तो सीखो यार। और ये टेंस चैप्टर बहुत काम आता है वॉइस नरेशन में। अब नरेशन में मान लो मुझे आपको ये पढ़ाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कर दो, तो वहाँ पे ऐसे पढ़ाऊँ, चुके हैं, सेंटेंस में यदि अर्थ चुके हैं निकल रहा हो तो उसके चुके थे कर देना। ऐसे पढ़ा पाऊंगा नरेशन? टेंस देख के पता तो होना चाहिए ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको पहचानना आता होगा तभी तो तू उसको पास्ट परफेक्ट कर पाएगा। तो ये उसके लिए काम आपको सिखाया जा रहा है। V1 प्लस ING देखते ही मुझे पता चल गया कॉन्टिन्यूस है। लो इसके ऊपर कॉन्टिन्यूस लिख देता हूँ। अब प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब बताएगी। वॉज किस में आती? पास्ट में आती। तो लो जी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक। अब यहाँ पे कम, केम, कम वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है केम। कम, केम, कम सेकेंड फॉर्म होती है केम, तो ये क्या हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, दूसरी भी कंप्लीटेड, तीसरी भी कंप्लीटेड। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, देखते ही मुझे पता चल गया ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्लियर हो गया, तो परफेक्ट टेंस है। अब कौन सा परफेक्ट है? प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, ही बताएगी हेल्पिंग वर्ब। हैड हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट में आती है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, दूसरी भी कॉल्ड, तीसरी भी कॉल्ड, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये V2 है। V2 किस में आती है? V2 तो सर पास्ट इंडेफिनिट में आती है। क्लियर हुई इतनी बात? विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म देखते ही मुझे पता चल गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा भाई। विल देखते ही फ्यूचर हो गया, विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ गई तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। विल हैव सोल्ड, विल देखते ही फ्यूचर हो गया। सोल्ड कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव के बाद लिखी हुई है। जैसे मुझे दिखा कि थर्ड फॉर्म आ गई तो मुझे पता चल गया तो परफेक्ट टेंस हो गया। विल देखते ही पता चल गया कि फ्यूचर है, तो फिर सोचना ही नहीं पड़ा, ये तो सर फ्यूचर परफेक्ट हो गया, हाँ के ना? ऐसे ही ये जो लास्ट में लिखा हुआ कम, अब पहली भी कम होती है, तीसरी भी कम होती है, तो पहली मान लूँ कि इसको तीसरी मान लूँ।
अगर ये तीसरी होती तो इससे पहले हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती, यानी ये पहली मानी जाएगी। पहली मानी जाएगी तो फिर इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलो भाई, आई कुछ क्लैरिटी? चलो ये तो थे बिल्कुल बेसिक वाले सेंटेंसेस। टेंशन ना लो, जो आपको शुरुआत में लिख के मैंने डराया था ना, वो हैज़ हैड वाले सेंटेंसेस, अकेला हैज़ वाला सेंटेंस, ये सारे वही करा रहा हूँ। वो ये वाले तो बिल्कुल बेसिक थे। अब इस पे आ जाओ। अगर आपको याद हो तो मैंने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ाई थी आपको, कुछ याद है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स? इधर लिख लेता हूँ इसको, उसके आंसर लिखेंगे ना इधर। कुछ याद आ रहा है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स? बी की फॉर्म कैसे चलती थी? बी की फॉर्म्स कैसे चलती थी? बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म क्या बनती हैं? ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। कुछ याद आ रहा है? इज, एम, आर, बी। पास्ट फॉर्म थी इसकी वॉज, वर। कुछ याद आया? ऐसे ही आपकी हैव की फॉर्म थी, ऐसे ही आपकी हैज़ की फॉर्म थी। ऐसे ही आपकी डू की फॉर्म थी। याद आ रही है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, है ना? इनमें से हालांकि ये जो हैड, हैव की तीसरी फॉर्म है हैड, ये और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बन पाती। ये कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं बन पाती, ये सिर्फ मेन वर्ब ही बन पाती। ये जो तीसरी फॉर्म है, ऑब्वियस बात है, तीसरी फॉर्म को अपने से खुद से पहले एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, तो ये खुद कैसे मतलब हेल्पिंग वर्ब बन पाएंगी? तो ये जो तीसरी फॉर्म होती है, जब ये बीन तो फिर भी बन जाती है, क्योंकि बीन के बाद एक आईएनजी फॉर्म आ सकती है, बीन तो फिर भी बन जाती है। ये डन कभी आपको हेल्पिंग वर्ब बनती हुई या फिर ये हैव की V3 हेल्पिंग वर्ब बनती हुई नजर नहीं आ पाती। ठीक है, अब इस बात को, अब ये कंफ्यूज ही हो जाओगे यार, ये वाली बात तुम रहने देना अभी। ये जो बात अभी मैंने बोली इसका टॉपिक से रिलेशन नहीं है, बिना मतलब तुम और चीज़ें पजल कर लोगे। अभी ये जो मैंने बोला सोच लो कि वो MI मूवी देखी है तुमने, मैन इन ब्लैक, एलियन वाली, बहुत पुरानी मूवी है। उसके पास एक वो छड़ी सी होती है, वो ऐसे बटन दबाता है और पिछली याददाश्त भूल जाते हो 1 घंटे की। तो पिछली 2 मिनट की याददाश्त उड़ा लो। ये जो मैंने बात बोली अभी, इसको तुम छोड़ दो अभी के लिए, बिना मतलब पजल हो जाओगे और कुछ का कुछ बना लोगे। मुद्दे की बात पर वापस आते हैं, मुद्दे की बात पर वापस आते हैं। बात ये थी, ये बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन जाती थी। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया था, जब ये हेल्पिंग वर्ब बनती हैं तो ये टेंस पहचानने में काम आती हैं। आज देख लिया इनका टेंस पहचानने का काम। इज, एम, आर प्लस ING दिखा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर से पास्ट का पता चला, हैज हैव से प्रेजेंट का पता चला, हैड से पास्ट का पता चला, डू डज से प्रेजेंट का पता चला, डिड से पास्ट का पता चला। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो टेंस की आइडेंटिफिकेशन में मदद करती हैं, लेकिन आपको पता है तो मेन वर्ब भी बन जाती हैं, है ना? अगर ये मेन वर्ब बन जाएंगी तो फिर इनको देख के टेंस बता लोगे। वर्ब वही बात वही है जो पहले अभी पढ़ाया, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अच्छा V2 पास्ट इंडेफिनिट है, बातें बिल्कुल डिट्टो वही रहेंगी। ठीक है, इस बार बस ये मेन वर्ब बन रही है। एक ट्राई अपने आप करो, फिर मैं कराता हूँ। ये सेंटेंसेस दिए हैं, एक ट्राई अपने आप करो कि इनमें जो वर्ब है कौन से टेंस में, फिर मैं बताता हूँ।
खाली मत बैठो भाई, करो। ये आपके करने के लिए टाइम दिया है, करिए, सोचिए, दिमाग दौड़ाइए अपना, ताकि आगे जिंदगी में दोबारा कोई बेइज्जती करके ना चला जाए कि तुम्हें टेंस तक पहचानने नहीं आते। आज उस बेइज्जती के जोन से बाहर आना है हमें। हाँ जी। इज मेन वर्ब है। इज कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म होती है इज, तो इज एम आर बी पहली फॉर्म है। अगर ये वर्ब की पहली फॉर्म है तो कौन से टेंस में आती है पहली फॉर्म? प्रेजेंट डेफिनेट में। लो जी, क्लियर हो गया। वर्ब मेन वर्ब है, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में आती है? हैज़ कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म। पहली फॉर्म किस में आती है? अभी यहाँ पे हैड लिखी हुई है, इस हेड को क्या मानोगे? वी टू मानोगे कि वी3 मानोगे? वी टू भी हेड है, वी3 भी हेड है। वी टू भी हेड और वी3 भी हेड है, इस वाली हेड को कौन सी मानोगे? वी टू मानोगे कि वी3 मानोगे? वी3 से पहले तो हेल्पिंग वर्ब आती है। देखो आगे यही पढ़ाऊंगा आपको। ये वाली हेड वी3 मानी जाएगी क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। तो यहाँ पे इससे पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब आ नहीं रही, तो ये वी टू मानी जाएगी। वी टू मानी जाएगी तो पास्ट इंडेफिनिट। डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। डज कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म है, प्रेजेंट डेफिनिट। क्लियर हो गया। यानी बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह से काम करती हैं तो इनका भी सिंपल वी1 वी2 वी1 वी2 देख के अपन इनके भी टेंसेस को बता सकते हैं। क्लियर होगी जी इतनी बात? चलो जी नेक्स्ट पे। ये वो जो बात मैं बोल भी रहा था ना, वो जो बात मैं बोल रहा था उसको ऐसे करके आप मॉडिफाई कर लीजिए कि डन वर्ड जो है ना, ये कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता। ये जो डन वर्ड है वो हेड वाली बात से आप बिना मतलब कंफ्यूज हो गए। मेरा कहने का मतलब ये था कि डन जो है, ये वाला जो हेड है ये तो हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। थर्ड फॉर्म होगा तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ये वाला अगर ये थर्ड फॉर्म है तो ये जनरली मेन वर्ब भी बनेगा। अब रटने वाले जो बच्चे होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे, वो दिमाग में तर हैड तो अभी हेल्पिंग वर्ब बना था ना, तर ये दे तो हाँ था, तर हैड तो देखो हेल्पिंग वर्ब बना था ना। अरे ये वी3 है क्या? इसके बाद वी3 लिखी गई है, खुद थोड़ी वी3 है, ये तो हेल्पिंग वर्ब बना हुआ है। मेरा कहने का मतलब कुछ और है, उसको पचा नहीं पाएंगे लोग। तो एक काम करो, तुम सिंपली ये बात याद रखना कि डन शब्द हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता है। ये जो वर्ड है डन, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता है। बस इतनी बात पढ़ाई है मैंने। जो और बात मैंने बोली थी उसको दिमाग से डिलीट कर दो, वो आपको नहीं पचेगी। डन वर्ड हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता है, दैट्स इट। डन वर्ड हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता है, ये बाकी वर्ड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन जाते हैं। डन सिर्फ मेन वर्ब बनता है। आइए नेक्स्ट पे। देखो क्या बता रहा हूँ मैं आपको। अब हमें ये वाले सेंटेंसेस करने, हैज़ हैड विल हैव हैड, इस टाइप वाले सेंटेंसेस अपने को करने। इनको कराने के लिए पहले मैं एक बार आपको ये सेंटेंस दिखाता हूँ। एक बार आप अपने आप से सोचने की कोशिश करना कि ये क्या टेंस होगा, फिर मैं बताता हूँ। आप ट्राई करो एक बार। हाँ जी,
आ जाओ इसको समझते हैं, ठीक है। मुकेश हैज़ हैड लंच विद द सीएम ऑफ राजस्थान या हरियाणा, जो भी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसकी हिंदी ये होती है कि मुकेश राजस्थान के सीएम के साथ लंच कर चुका है। अब इसकी हिंदी क्या है क्या नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कब लगता है, ये सारी बातें अपन यूसेज में करेंगे। अभी खाली अपना मकसद है इसके टेंस को पहचानना। अब यहां से मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, कुछ बातें क्या ऑब्वियस नहीं है? जैसे कि अगर दो हैव की फॉर्म एक साथ आई हैं, अगर दो हैव की फॉर्म एक साथ आई हैं तो ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि ये दोनों मेन वर्ब बन जाए। दो मेन वर्ब एक साथ बिना कंजंक्शन के तो आती नहीं, ये बात ऑब्वियस है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात ऑब्वियस नहीं है कि अगर इसके बाद कोई वर्ब नहीं दे रखी है तो लंच तो नाउन है, अगर इन दोनों के बाद कोई वर्ब है ही नहीं तो ये बात ऑब्वियस है ना कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब भी नहीं बन सकती, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब तो बन नहीं सकती। मेन वर्ब के बाद कभी नहीं आती हेल्पिंग वर्ब, हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता ये मेन वर्ब हो ये हेल्पिंग वर्ब हो, ये बात ऑब्वियस है, हाँ कि ना। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ये दोनों मेन वर्ब नहीं हो सकती, इनके बाद कोई और वर्ब नहीं है तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हो सकती, मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जब भी दो हैव की फॉर्म एक साथ नजर आएंगी, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब दो हैव की फॉर्म एक साथ नजर आएंगी तो क्या ये बात पत्थर की लकीर नहीं है क्या कि पहला वाला हेल्पिंग वर्ब बनेगा दूसरा मेन वर्ब बनेगा? मैं ये बात आपको डायरेक्ट रटा भी सकता था कि जब दो हैव की फॉर्म एक साथ आएंगी तो पहला हेल्पिंग वर्ब बनेगा दूसरा मेन वर्ब बनेगा, लेकिन यही चीज़ मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी। वो नहीं होता वो सिक्के उछालते अपन, दो सिक्के एक साथ उछालेंगे तो क्या आएगा, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, इस पे टेल इस पे हेड, इस पे हेड इस पे टेल, वही वाली बात है। हैव की फॉर्म क्या बनती है, तो हेल्पिंग वर्ब बनती है, मेन वर्ब बनती है, लेकिन दो मेन वर्ब एक साथ आती नहीं। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब आए तो फिर मेन वर्ब किसको बनाओगे, लंच तो यहाँ पे नाउन है, मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, तो ये बात ऑब्वियस है कि ये हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा अब अगर हेड से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेड से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ऑब्वियस बात है कि V3 मानी जाएगी। हैव की फॉर्म कैसे चलती हैं, पहली फॉर्म है हैज़ हैव, दूसरी हेड, तीसरी हेड, तो अगर इस हेड से पहले हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है तो ये तीसरी फॉर्म मानी जाएगी, या उल्टा समझ लो हैज़ हैव जब भी आती है तो उसके बाद तीसरी फॉर्म ही आती है। तो ये बात पक्की है, ये बात 100% पक्की है कि दो हैव की फॉर्म जब एक साथ आएंगी, जब दो हैव की फॉर्म एक साथ आएंगी तो हमेशा जो सेकंड वाली है वो V3 में होगी, हाँ कि ना। जब दो हैव की फॉर्म एक साथ आएंगी तो सेकंड वाले नंबर पे जो लिखी जाएगी ये बात 100% तय है कि वहाँ पे इस पोजीशन पे हेड ही लिखा जा सकता है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो ये V3 हो गई, ऐसे सोच लो। या अगर हैव की फॉर्म जब भी हेल्पिंग वर्ब बनती है तो ऑब्वियस बात है उसके बाद V3 आती है और V3 फॉर्म हेड है, तो जब भी दो हैव की फॉर्म इकट्ठी आएंगी तो इस पोजीशन पे हेड ही आएगा, ये बात फिक्स हो गई। अच्छा और V3 का मतलब परफेक्ट टेंस होता है, और V3 का मतलब परफेक्ट टेंस होता है ना। तो यानी जब भी दो हैव की फॉर्म इकट्ठी आएंगी परफेक्ट टेंस ही बनेगा, जब भी दो हैव की फॉर्म इकट्ठी आएंगी तो परफेक्ट टेंस ही बनेगा। अब परफेक्ट कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वो हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। अब यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। एक बार फिर से सारी कथा दोबारा सुनो, क्या कहा मैंने, डायरेक्ट मैं रटा भी सकता हूँ डायरेक्ट रटा भी सकता हूँ कि जब दो हैव की फॉर्म इकट्ठी आए तो परफेक्ट टेंस बनता है, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होती है उसको देख के चेक कर लिया करो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। लेकिन इसी बात को मैंने समझाया, देखो क्या समझाया दोनों मेन वर्ब नहीं हो सकती, दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, ये मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, तो ऑब्वियस बात है पहली वाली हेल्पिंग वर्ब दूसरी वाली मेन वर्ब। हैज़ जब मतलब हैव की फॉर्म जब भी हेल्पिंग वर्ब बनती है तो आगे हमेशा V3 आती है, तो ये हमेशा V3 में लिखी जाएगी, और V3 का मतलब हमेशा परफेक्ट टेंस होता है। तो ये बात तय हो गई। अब इसको आप डायरेक्ट दिमाग में बिठा सकते हो कि जब भी दो हैव की फॉर्म इकट्ठी दिखेंगी, हैज़ हैड, हैव हैड, विल हैव हैड, जब भी दो हैव की फॉर्म इकट्ठी दिखेंगी पत्थर की लकीर है कि परफेक्ट टेंस बनेगा। क्लियर हुई इतनी बात? अब परफेक्ट में कौन सा है, ये पहले वाली हेल्पिंग वर्ब है, इसको देख के चेक कर लिया करो। हैज़ होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैव होगा तो भी प्रेजेंट परफेक्ट, हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव हैड होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर हो गया? अब दिमाग में बैठी कुछ बात और अच्छी बैठेगी
जब ये चारों सेंटेंस आप करोगे और मैं इनको डिस्कस करूँगा। एक बार आप इन चारों को ट्राई करिए। इनमें और वर्ब भी दी हो सकती हैं, जैसे ये रही, इनके भी साथ साथ बता देना, इनके भी साथ साथ बता देना, बाकी उनके तो आपको करने हैं ही। करो ट्राई, खाली मत बैठना, खुद का दिमाग चलाना, पक्का फिक्स हो जाएगा। इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मुझे पता है क्लास के कम से कम 70% बच्चों ने आज पहली बार हैज़ हैड हैव हैड सुना है ज़िंदगी में, लेकिन घबराना नहीं, इतनी मुश्किल चीज़ ये है नहीं कि हम इसको देख के घबराएं। करो ट्राई। चलो जी, आ जाओ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हमें पता चल गया दो हैव की फॉर्म इकट्ठी आती हैं तो परफेक्ट टेंस ही बनता है। क्यों बनता है उसको मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया। अब परफेक्ट कौन सा, वो हेल्पिंग वर्ब को देख के जज करना। जो पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब होती है, बाद वाली मेन वर्ब होती है ना। ये वाला जो वर्ड है ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा और ये मेन वर्ब बनेगा, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए परफेक्ट टेंस बनता है। अब हैज़ और हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं प्रेजेंट में, तो ये बनेगा जी प्रेजेंट परफेक्ट। अब दो हैव की फॉर्म इकट्ठी दिखते ही हमें पता चल गया, दो हैव की फॉर्म इकट्ठी दिखते ही हमें पता चल गया कि परफेक्ट टेंस बनेगा। हाँ के ना। अब परफेक्ट कौन सा, हैड हेल्पिंग और लगी होगी तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा जी, इसके अंदर एक वर्ब और दी, कॉल्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, दूसरी भी कॉल्ड, तीसरी भी कॉल्ड, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, यानी ये V2 है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर हुआ। दो हैव की फॉर्म एक साथ आ जाएं तो हमें पता चल गया कि परफेक्ट टेंस बनेगा। दो हैव की फॉर्म एक साथ आ जाएं तो हमें क्लियर हो गया कि परफेक्ट टेंस बनेगा। और विल ने क्लियर कर दिया कि फ्यूचर बनेगा, तो फिर तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, चुपचाप फ्यूचर परफेक्ट हो गया ये। एक वर्ब इसके अंदर और दी हुई है, कम्स पहली फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। ऑलरेडी को देख के घबराने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एडवर्ब होती है, वर्ब से पहले लग गई, क्या दिक्कत है उसमें। स्ट्रक्चर तो यही है ना, दो हैव की फॉर्म, स्ट्रक्चर तो वही है ना, दो हैव की फॉर्म, दो हैव की फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट कौन सा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब को देख के, हैव हेल्पिंग वर्ब है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। एक और वर्ब लगी हुई है, ये विल नॉट ईट की शॉर्ट फॉर्म है वोंट। आई वोंट गो देयर इज इक्वल टू आई विल नॉट गो देयर, विल प्लस नॉट प्लस गो है ये, ईट मतलब विल नॉट ईट, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। बोलो भाई, अब ये लग रहा है बिल्कुल आसान, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ लग रही है मुश्किल, ऐसा कुछ भी नहीं। अब आपको मैं दोबारा वही सेंटेंसेस दिखाता हूँ जो मैंने आपकी क्लास में शुरुआत करी थी। अब ये हैज़ हैड देखते ही, दो हैव की फॉर्म एक साथ देखते ही मुझे पता चल गया कि ये परफेक्ट टेंस बनाएगा।
हाँ कि ना। अब परफेक्ट में कौन सा है से पता चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। अकेला इज यानी ये मेन वर्ब है, अकेला इज यानी वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म यानी प्रेजेंट डेफिनेट। हाँ कि ना। अब यहाँ पे ये अकेला है V3 तो है नहीं। जो लोग उस टाइम परफेक्ट 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 सोच रहे होंगे, V3 कहाँ है इसमें? दिख रहा तुम्हें V3 नहीं है तो फिर परफेक्ट टेंस कैसे हो गया ये? और जो इस को देख के कॉन्टिन्यू सोच रहे थे, कहाँ है ING दिखाना? दिख रहा तुम्हें? मुझे तो दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा, वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म है तो ये भी प्रेजेंट डेफिनेट। बोलो भाई, कुछ बात आई समझ में? अब मुझे लगता है कि टेंस की आइडेंटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी आसान हो गई होगी। फिर भी दो चार बातें और हैं, एक दो बातें मतलब, उन पे लौट के आएंगे। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाइए, फिर वापसी आके कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, पढ़ें आगे, आ जाइए। अब ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें वर्ब आ रही है। एक बार 30 सेकंड आप अपने आप सोचने की कोशिश करिए, इस वर्ब का टेंस क्या है। ठीक है, इस वर्ब का टेंस क्या है, सोचने की कोशिश करिए।
सोचो, थोड़ा हिंट दूं। हिंट ये कि पैसिव में है। अब दिमाग चलाओ। एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ना टेंस चेंज होता है ना मीनिंग चेंज होता है। सोचो सोचो, खुद सोच लिया तो उसका मजा अलग है। हाँ जी, सोचा। देखो, या तो जैसे हमने वो चार्ट पढ़ा, वो जो चार्ट है ना, वो एक्टिव वॉइस का चार्ट है। जो हमने चार्ट देखा ना, ये एक्टिव वॉइस का चार्ट है। या तो जब भी वाक्य पैसिव में आए उसका टेंस बताने के लिए मैं ऐसा एक और चार्ट बनाऊं। इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री हो तो पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मेरी बात आ रही समझ में? या तो ऐसा पूरा एक नया चार्ट लिखूं मैं पैसिव का आपको याद कराने के लिए। आपको नहीं लगता कि उतना याद करने से अच्छा मैं इसको थोड़ा सोच लूं? बी की फॉर्म प्लस वी थ्री दिख गया तो पैसिव है। बी की फॉर्म प्लस वी थ्री दिख गया तो पैसिव है। आपको पता है एक्टिव से पैसिव जाओ चाहे पैसिव से एक्टिव जाओ, टेंस चेंज नहीं होता। यानी जिस वाक्य का ये एक्टिव वर्जन है, मतलब ये पैसिव वर्जन है, जिस वाक्य का पैसिव होके ये आया है, तो एक्टिव में जो टेंस रहा होगा उसका भी यही टेंस माना जाएगा। हाँ के ना? तो अगर मैं इसका एक्टिव खोज निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। अभी आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा नहीं है तो शायद थोड़ा सा भी आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ लोगे तो ये आप ऐसी चुटकियों में कर रहे होगे। ऑब्वियस बात है कि बाय के साथ जो लिखा हुआ है वो डूअर था पहले एक्टिव वॉइस में, तो ये पहले लिख दिया मैंने। हाँ कि ना? जो फिलहाल सब्जेक्ट है वो पहले ऑब्जेक्ट रहा होगा। वॉजवर प्लस में वी थ्री, वॉजवर प्लस में वी थ्री, वॉजवर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पास्ट को। हाँ कि ना? और पास्ट की भी कौन सी फॉर्म को? सेकंड फॉर्म को। तो ये कहाँ से आया होगा पैसिव? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। वॉज बॉट कहाँ से आता है? बॉट से। हाँ कि ना? वर्ब पनिश्ड कहाँ से आता है? पनिश्ड से। वॉज वर्ब प्लस में वी थ्री किस वर्ब का पैसिव होता है? वी टू का। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? सेंट, यानी वी टू, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर एक्टिव में ये पास्ट इंडेफिनिट में था तो पैसिव भी पास्ट इंडेफिनिट ही माना जाएगा। बोलो जी, क्लियर हुई इतनी बात? अगर यहाँ पे आर सेंट लिखा होता तो यहाँ सेंड आता, प्रेजेंट डेफिनेट हो जाता। अगर यहाँ पे आर बीइंग सेंट लिखा होता तो यहाँ पे इज सेंडिंग आ जाता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता। तो ये वाली चीज़ें शायद अभी आपको थोड़ी मुश्किल लग रहे, अभी आपको शायद थोड़ी सी ये मुश्किल लगे, लेकिन टेंशन मत लेना। जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो ये स्विच मारना इससे इसमें बहुत 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 आसान होगा। 10-10 सेकंड में से स्विच मार पाओगे आप। ठीक है? बिल्कुल भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक चाहो तो देसी रामबाण मैं और बता देता हूँ। फिलहाल के लिए एक देसी रामबाण और बता देता हूँ आपको। देखो क्या है वो। पैसिव जब भी आएगा तो बी की फॉर्म प्लस में वी थ्री का स्ट्रक्चर आएगा। पैसिव जब भी आएगा तो बी की फॉर्म प्लस वी थ्री का स्ट्रक्चर आएगा। आप इस वी थ्री के ऊपर हाथ रख लो। इस वी थ्री को सोचो कि लिखी ही नहीं हुई। इस बी की फॉर्म को देख के जो इसका टेंस होगा ना, वही असली टेंस है। जैसे ये मुझे पता चल गया पैसिव में, जब भी आपको पैसिव में लिखे गए वाक्य का टेंस बताना हो, जब भी आपको पैसिव में लिखे गए वाक्य का टेंस बताना हो या पैसिव में लिखी गई वर्ब का टेंस बताना हो, तो वी थ्री के ऊपर हाथ रख लो। बाकी क्या बचा? वर। अगर वर अकेला हो तो कौन सा टेंस होगा ये? वर कौन सा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ऐसा भी कर सकते हो। अरे हाँ के ना?
अब ऐसे ही जरा इन दोनों, ये भी दोनों पैसिव में, ये दोनों पैसिव में, एक ट्राई आप करो फिर मैं कराता हूँ। खुद से करने का मजा ही अलग है। एक ट्राई आप करो फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। अब जो बच्चे इसको ऐसे सोच पा रहे हैं कि विल बी पनिश्ड कहाँ से आया होगा, विल बी पनिश्ड किस चीज का पैसिव होगा, विल पनिश का पैसिव होगा, हाँ कि ना। दे विल बी पनिश्ड बाय देयर पेरेंट्स, इसका एक्टिव वर्जन क्या होगा, देयर पेरेंट्स विल पनिश देम, हाँ कि ना। विल पनिश से आया होगा विल बी पनिश्ड। जो ये बात सोच पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सोच पा रहे हैं बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है। जब आपके कोर्स में वॉइस चैप्टर पढ़ाऊंगा उसको पढ़ लेने के बाद आप 2-2 सेकंड में ऐसे स्विच मार रहे होंगे। एक्टिव पैसिव से आसान चैप्टर कोई नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। कुछ बच्चों ने पहले कोर्स वोर्स कर रखे होते हैं, यूट्यूब पे जो मेरा कोर्स है उसके अंदर उन्होंने वॉइस चैप्टर देख रखा होगा तो उनको आता है, तो उनके लिए चीज़ आसान है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं मुझे पता है कि इतनी जल्दी आपका दिमाग नहीं सोच पा रहा होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट से आया होगा, कोई बात नहीं। दूसरा भी देसी इलाज बताया ना, v प्लस वी थ्री पैसे पता चल गया, पैसे पता चल गया तो इसको v3 को छुपा लो, सोचो है ही नहीं। अगर विल भी अकेला लिखा होता तो क्या टेंस होता ये, विल भी अगर अकेला लिखा होता तो क्या टेंस होता। विल के साथ बेस फॉर्म है, विल के साथ बेस फॉर्म किस में आती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। लो जी फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, क्लियर हो गया। अब जो बच्चे इसको सोच पा रहे हैं कि इसका एक्टिव वर्जन क्या होगा, बाय पुलिस लिखते नहीं है क्योंकि अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है। इसका एक्टिव वर्जन क्या होगा, पुलिस हैज अरेस्टेड मुकेश नियर द रेलवे स्टेशन, पुलिस हैज अरेस्टेड मुकेश नियर द रेलवे स्टेशन, ये होगा इसका एक्टिव वर्जन। जो सोच पा रहे हैं कि हैज अरेस्टेड है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका पैसिव है, ये बहुत अच्छी बात है। जो नहीं सोच पा रहे अभी बिल्कुल लोड मत लेना, मेरे ऊपर भरोसा रख, तुम्हें खुद पे नहीं मेरे पे तो है। अब तो 60-65% कोर्स हो गया, अब तक तो मेरे पे भरोसा हो गया होगा है। वो कौन सा बीच में वायरल हुआ था ना काफ़ी, सोनू तना मारे पे भरोसा नहीं की, तो मेरे ऊपर भरोसा करो। खुद पे नहीं है कोई बात नहीं, मेरे ऊपर कर लेना, सिखा दूंगा बिल्कुल। 2-2 सेकंड में स्विच मारना एक्टिव पैसिव में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो नहीं भी आता देसी इलाज बताया ना, अरेस्टेड पे हाथ रख लो, बीन प्लस वी थ्री पैसिव है, पैसिव का टेंस कैसे बताना है, v3 पे हाथ रख लो। हैज़ बीन, हैज़ के साथ v3 कौन सा टेंस हुआ, हैज़ प्लस v3 किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। बात खत्म हो गई। बोलो जी, क्लियर है, इन पे आ जाइए। अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैंने मॉडल के अंदर आपको पढ़ाया था, मेन क्लोज पास्ट है तो सब क्लोज पास्ट में आएगा, तब ये बात पढ़ाई थी। या कैन लिख के एरर करवाया था, मेन क्लोज पास्ट है तो सब क्लोज को पास्ट में करना पड़ेगा, लेकिन मॉडल के बाद तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो ये बेस फॉर्म कह रही है कि मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, सॉल्व मत कर देना मुझे, मैं तो मॉडल के बाद आई वर्ब हूँ, तो पास्ट दिखाने की जिम्मेदारी मॉडल पर चली जाती है। कुछ याद आया। जैसे अब ये V2 हो गया, ये V2 हो गया तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर मैं सॉल्व को देख के टेंस बताने लग गया, सिर्फ सॉल्व को देखूं, तो ये तो हमेशा मॉडल के बाद तो हमेशा फिर इसका मतलब V1 आएगा। लेकिन हमें पता ना कि कुड,
हमें पता है कि कुड की वजह से पास्ट हो रहा है यहाँ पे, तो भले ये V1 में लिखी हुई लेकिन मॉडल पास्ट का लिख दिया आपने, इसलिए हमें इसे पास्ट मानना पड़ेगा, हमें इसे पास्ट इंडेफिनिट कहना पड़ेगा। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे ही इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये सेज क्या आ गया, वर्ब की पहली फॉर्म आ गया, तो प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। इस बार ये बेस फॉर्म है, इस बार ये बेस फॉर्म है, ये तो यहाँ भी बेस फॉर्म है, यहाँ भी बेस फॉर्म है। अगर मैं सॉल्व को देख के जज करने लगा तो दोनों जगह प्रेजेंट डेफिनेट हो जाएगा, लेकिन हमें पता ना कुड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, कैन प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको आप प्रेजेंट मान लोगे। कुछ बात आई समझ में? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जैसे मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया, जैसा कि मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था कि डू, डज, डिड या फिर मॉडल्स, डू, डज, डिड या मॉडल्स, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करते हैं, डू, डज, डिड या फिर मॉडल्स, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करते हैं तो इनके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में आती है, हाँ के ना? तो अब इस वर्ब की बेस फॉर्म के बेस पे अगर आप टेंस बताने लग गए तो हमेशा आप प्रेजेंट डेफिनिट बोलोगे, बेस फॉर्म तो हमेशा पहली फॉर्म होती है, तो हमेशा प्रेजेंट डेफिनिट बोलोगे फिर तो। लेकिन हमें पता है ना डिड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है ना कुड, माइट, ये सब पास्ट के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना जब ये वाली बात हो, डू, डज, डिड, डू की फॉर्म लगी, मॉडल लगे हो, तो मॉडल और इसके बेस पे बताना, यानी डू डज आया तो प्रेजेंट, डिड आया तो पास्ट, कैन आया तो प्रेजेंट, कुड आया तो पास्ट, मे आया तो प्रेजेंट, माइट आया तो पास्ट। कुछ याद आया? और मे माइट में भी ध्यान रखना सब क्लॉज के अंदर, ऐसा नहीं आई कुड हेल्प, जैसे मान लो कुड यू हेल्प मी, इसको भी तुम पास्ट कह दो। मॉडल चैप्टर में बताई थी कि कुड हमेशा पास्ट नहीं होता, वो बात भी दिमाग में रखना। हाँ जी, क्लियर हो गई इतनी बात? एक बार भाई मैं हालांकि 10 बार तो बोल चुका हूँ, 11वीं बार एक बार फिर बोल देता हूँ। जिन बच्चों को अभी ये एक्टिव पैसिव स्विच करना नहीं आया कि सर कैसे सोच पा रहे हैं कि ये कौन से टेंस का एक्टिव है, आ जाएगा भाई, आ जाएगा। फिर भी अगर ज़्यादा दिक्कत है तो ये वाली स्लाइड छोड़ देना, ये वाली स्लाइड अभी छोड़ देना, जब एक्टिव पैसिव पढ़ा लूँ तब पढ़ लेना, और मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है? एक्टिव पैसिव जिन्होंने पहले थोड़ा मोटा आइडिया होता है वो ये बात पकड़ जाते हैं, अभी नहीं पढ़ा है इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है, प्लीज़ पेशेंस रखिए, सब कुछ 1 सेकंड में नहीं आ सकता ना, चूर्ण नहीं है ना मेरे पास कि दूध में घोल के पिला दूं और आ जाए, सब्र रखना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ ज़रा क्या भरा जाएगा, इसमें बताइए ज़रा क्या भरा जाएगा। लास्ट बार एक बार फिर बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को ये एक्टिव पैसिव वाली बात नहीं आई समझ में, ये स्लाइड आप छोड़ दीजिए, जब वॉइस नरेशन, वॉइस चैप्टर हो जाए तब पढ़ लेना। और फिर भी तुम्हारे मतलब जल्दी भी करना है, आता भी धेला नहीं, पेशेंस भी नहीं है, तो एक काम करना, यूट्यूब पे जो फ्री कोर्स वाली प्लेलिस्ट है ना ग्रामर वाली, उसके अंदर वीडियो नंबर शायद ये 36-37 नंबर पे होगी, वॉइस चैप्टर पढ़ा रखा है वहाँ पे, वॉइस चैप्टर का पहला आधा घंटे का लेक्चर देख लेना, ये आपको करना आ जाएगा, ठीक है? अगर जल्दी सीखने के चूरने भी हों, पेशेंस भी ना हो, आता भी कुछ नहीं, तो वहाँ से देख लेना। और मेरे पास भैया अब कोई इलाज नहीं है, 20 बार बोल चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं गला नहीं फाड़ सकता। इनमें बताइए ज़रा क्या आएगा। हाँ जी, शायद मेरी बात और अच्छे समझ में आएगी। सोचो कि यहाँ पे, सोचो कि मान लो यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है,
तब कौन सा ठीक होगा? और मान लो यहाँ पे टुमारो लिखा हो, तब कौन सा ठीक होगा? और मान लो यहाँ पे जस्ट नाउ लिखा हो, तब कौन सा ठीक होगा? डेली लिखा हो, तब कौन सा ठीक होगा? अब शायद दिमाग की बत्ती जल रही होगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मान लो टाइम ना दिया हो, ये कैसे वर्ड हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं? टेंस का काम क्या है? टेंस का काम है वर्ब की फॉर्म से टाइम को बताना। अगर ये नहीं लिखे हुए थे, मान लो मैं इसके आगे अड़ जाऊँ, अगर ये नहीं लिखा हुआ टाइम, तो जो तुम वर्ब लगाओगे उसके अनुसार टेंस का पता चलेगा। मेरी माताजी मंदिर जाती हैं, गोज, जा चुकी हैं, वेंट, मतलब सॉरी गई थी, वेंट, जा चुकी हैं मतलब अभी गई हैं 20-25 मिनट पहले, माताजी मंदिर जा चुकी हैं भैया, निकल गई हैं वो घर से, तो हैज़ वेंट, हाँ के ना, हैज़ गॉन, सॉरी। ऐसे ही जाएंगी तो विल गो हो जाएगा। यानी जो आप टेंस लगा दोगे, जो आप वर्ब का स्ट्रक्चर लगा दोगे, उससे टाइम का पता चलेगा। लेकिन अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं, लेकिन अगर मैं टाइम लगा दूं, तो उसके अनुसार ही टेंस भरना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि यस्टरडे के साथ तुम गोज भर लोगे, यस्टरडे के साथ तुम विल गो भर लोगे। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि टाइम ना दिया हो, आपके वाक्य में टाइम नहीं है, तो जो तुम वर्ब भरोगे उसके अनुसार टाइम पता चलेगा। और अगर टाइम दे दिया तो फिर टाइम के अनुसार टेंस चलेगा। यानी अगर यस्टरडे लिखा होगा तो आपको वेंट लगाना पड़ेगा, डेली लिखा होगा तो गोज लगाना पड़ेगा, जस्ट नाउ लिखा होगा हैज़ गॉन लगाना पड़ेगा, टुमारो लिखा होगा तो विल गो लगाना पड़ेगा। बात तो ऑब्वियस है। समझ में आई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? कहने का मतलब ये है कि बेचारे एग्जामिनर की, बेचारे पेपर बनाने वाले की मजबूरी है, क्योंकि ऐसा सेंटेंस तो वो दे नहीं सकता कि टाइम दे ही ना, फिर तो सारे ठीक हो जाएंगे। टेंस का एरर अगर आपको, टेंस का एरर अगर एग्जामिनर को आपसे पूछना है, एग्जामिनर चाहता है कि आपसे मैं टेंस का एरर पूछूं, तो उसको वाक्य में कोई हिंट तो देना पड़ेगा ना कि भैया मैं ये मीनिंग देना चाहता हूं, तो ये टेंस लगा। और वो हिंट क्या होंगे? हिंट कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे। मेरी बात आई समझ में? क्या कहा मैंने? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पेपर में टेंस का सवाल आएगा तो उस वाक्य के अंदर ही एक हिंट छुपा होगा, जिससे आपको पता चले कि इस वाक्य को मुझे इस टेंस में लिखना चाहिए था, और आप उस हिंट को देख के उस टेंस का यूज करोगे। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आइए। जैसे अब अपना यूसेज वाला पार्ट शुरू हो गया भाई, अपना अब यूसेज वाला पार्ट शुरू हो गया। जैसे अपन बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, सब बच्चों ने पढ़ रखा है, 5वीं से पढ़ते आ रहे हो। इसका काम, टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाता है परमानेंट चीज़ों के लिए। जैसे किसी पर्सन की कोई हैबिचुअल एक्शन, मेरी माताजी मंदिर जाती हैं, राहुल इंग्लिश पढ़ाता है, राहुल 10 बजे उठता है। किसी का कोई हैबिचुअल एक्शन हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई कहावत हो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कल भी यही थी, आज भी यही है, आगे भी ये रहेंगी। ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। हर एक टेंस का अलग अलग काम है, हर टेंस का अलग अलग काम है। प्रेजेंट डेफिनेट अलग बात बताता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अलग चीज़ के लिए आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट अलग चीज़ के लिए आएगा। इसी बात को समझना, उस पर आने वाले सवाल देखना ही हमारा यूसेज का काम है। ठीक है। अच्छा, न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी प्रेजेंट डेफिनेट में लिखी जाती है, और लाइव कमेंट्री भी प्रेजेंट डेफिनेट में होती है। जैसे मान लो विराट कोहली ने एक चौका मारा, तो कमेंटेटर ये नहीं कहेगा विराट कोहली प्लेड एज स्क्वायर ड्राइव, हालांकि चौका लग चुका है, चौका लगने के बाद ही तो उसने देखा, तभी तो बोलेगा, लेकिन फिर भी वो कहेगा विराट कोहली प्लेज अ वंडरफुल स्क्वायर ड्राइव। ऐसे ही न्यूज़पेपर की हेडलाइन, पिछले दिन चोरी हो गई, पिछले दिन चोरी हो चुकी है, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या लिखा जाएगा? न्यूज़पेपर में क्या लिखा जाएगा? सम थीव्स ब्रेक इनटू, ना कि ब्रोक इनटू। समझ में आई बात? अब ये वाले दो पर एरर आ नहीं पाते, क्योंकि सिंपल एक लाइन को पढ़ के पता नहीं लग सकता कि ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है कि मैच की कमेंट्री की लाइन है। कैसे जान पाएगा कोई? कैसे जानेगा? नहीं जान पाएगा, इसलिए इन दोनों पे सवाल नहीं आ पाते।
लाइव कमेंट्री और हेडलाइन वाली बात पर सवाल आ नहीं पाते, इन 4 चीज़ों पर सवाल आते हैं। हिंट क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना डेली, डेली लिखते ही पता चल गया हैबिचुअल एक्शन है, प्रेजेंट डेफिनेट आएगा। कुछ और हिंट देख लो। ऑलवेज, ये सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी देखना, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, डेली हर रोज, एवरीडे हर रोज, रेगुलरली अक्सर, फ्रीक्वेंटली अक्सर, ओकेजनली कभी कभार, सेल्डम ना के बराबर, नेवर कभी नहीं। कोई काम कभी नहीं करते, ये भी तो आपका हैबिट है। मैं वहाँ कभी नहीं जाता, तो ये आपकी हैबिट हुई हाँ कि ना। नेवर के साथ वैसे परफेक्ट टेंस भी आ जाता है, आई हैव नेवर स्कोल्डेड हिम, आज तक मैंने इसको कभी नहीं डांटा। नेवर के साथ, सेल्डम के साथ, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी आ जाते हैं, लेकिन वो आगे की बात है। जनरली आपको इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट नजर आएंगे। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये आपके लिए हिंट है कि ये लगे हैं तो थोड़ा चेक कर लो कहीं कोई हैबिचुअल एक्शन तो नहीं है। ये हिंट के जैसा काम करेंगे। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा, करिए ट्राई। ये 4 सेंटेंसेस हैं, फिर इसके बाद 3-4 और हैं, आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। देखो इसको, ये 4 भी निपटा दो, इनको भी देख लो, फिर मैं 8वां डिस्कस कर देता हूँ। करो ट्राई। हाँ जी, करें डिस्कस। मेरी माताजी अक्सर मुझे डांटती हैं मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए। ऑफन से पता चल गया कि ये काम अक्सर होता है। मैंने आपको क्या कहा, बेचारे पेपर बनाने वाले की मजबूरी है। मान लो ये ऑफन इस सेंटेंस में ना होता, फिर तो कुछ भी लिख सकते हो। माई मदर स्कोल्ड्स मी, मेरी माताजी डांटती हैं। स्कोल्डेड मी,
डांटा था, विल स्कोल्ड डांटेंगी, हैज़ स्कोल्डेड डांट चुकी हैं, वॉज स्कोल्डिंग उस दिन डांट रही थी, कुछ मर्जी लिख दो। अगर मैं हिंट ना दूं, अगर एग्जामिनर आपको हिंट ना दे, फिर तो सारे टेंस ठीक हो जाएंगे। उसको पेपर में अगर 10 चैप्टर का सवाल बनाना है तो हिंट देगा ना वो कोई ना कोई। तो ये वही हिंट दी तो है, ऑफन लगाकर उसने आपको हिंट दिया कि मैं हैबिचुअल एक्शन दिखाना चाहता हूँ। अगर हैबिचुअल एक्शन दिखाना चाहता हूँ तो फिर प्रेजेंट डेफिनेट लगेगा। प्रेजेंट डेफिनेट का स्ट्रक्चर होता है वर्ब की बेस फॉर्म, सॉरी वर्ब की पहली फॉर्म, तो यहाँ पे स्कोल्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही रोहन रेगुलरली जिम जाता है इसलिए फिट है, फिर से उसने रेगुलरली लगाकर आपको हिंट दिया, तो यहाँ पे हैज़ गॉन की जगह पे क्या आ जाएगा? गोज आ जाएगा। क्लियर हो गया? एक खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करता है, ये कहावत भी है हिंदी में, इसके लिए कहावत है थोथा चना बाजे घना, जिसके पास ज्ञान कम होता है वो दिखावा ज़्यादा करता है। एक पानी का भरा बर्तन नीचे गिराना और एक खाली पतीला नीचे गिरा देना। खाली पतीला बहुत आवाज़ करेगा, पानी के भरे बर्तन में आवाज़ एक ही बार आएगी, वहीं रुक जाता है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जिसके पास ज्ञान कम होता है दिखावा ज़्यादा करता है, थोड़ी सी बात जिसको आती होती है वो ज़्यादा दिखाता है। तो एन एम्प्टी वेसल है साउंडेड मच, प्रोवर्ब है, कहावत है। कहावतें क्या है? कल भी ट्रू थी, आज भी ट्रू है, आगे भी ट्रू रहेंगी, प्रेजेंट डेफिनेट में लिखे जाएंगे, तो यहाँ पे साउंड्स मच करना पड़ेगा। रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मोस, एक लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती। इस कहावत का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो टिक के कोई काम नहीं करता। आज सोच रहे हो अच्छा एसएससी के फॉर्म निकल गए, भर देता हूँ, इसकी तैयारी शुरू, और 2 महीने बाद लेखपाल के फार्म निकल रहे हैं, लेखपाल के फॉर्म, अच्छा वो एसबीआई क्लर्क का भी आ गया, और सीडीएस भी आ गया भाई, भर दो सीडीएस, भर दो सीएपीएफ भर दो, सब भर दो, तुम 100 फॉर्म भर दो, सारों के सिलेबस अलग अलग है, सब करते रहो। किसी के लिए हरियाणा जीके पढ़ो, यूपी जीके पढ़ो, किसी में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है उसके लिए अलग अलग पढ़ते रहो खूब। एक ऐसा व्यक्ति जो टिक कर कोई काम नहीं करता, तसल्ली से किसी काम को मन लगाकर नहीं करता, एक जगह स्थिर होकर जब तक वो काम नहीं करता तो उसको कभी सफलता नहीं मिलती। ये इस कहावत का मतलब है। एक लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती, काई जमना जीवन पनपना या पॉजिटिव सेंस में लिया गया है। एक बुरा कारीगर अपने औजारों से लड़ता है, इसके लिए कहावत अपनी हिंदी में नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वही बात है ना, दोस्तों के आगे बड़ी फेंकता था, अरे भाई तेरा भाई ऐसा डांस कर देगा, मतलब ऐसी मून वॉक निकाल देगा, जान रहा है तू, ऐसे लड़कियां फ्लैट हो जाएंगी। एक दिन फिर वो फंस गया, भाई शादी है, डीजे नाच के दिखा यार थोड़ा सा, तू कहता वो ब्रेक डांस वगैरह करता तो करना थोड़ा, वहां बेइज्जती करा रहा। फिर कह रहा यार एक्चुअली ये जो फ्लोर है ना ये अच्छा स्लिपरी नहीं था, इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है यार, तो भाई की ना मून वॉक निकल नहीं रही है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम आता नहीं और कमी आसपास की चीज़ों में। अब एक मिस्त्री है, उसको मैंने बोला भैया ये ऐसी मेज बना दे, टेढ़ी मेढ़ी बना लाए, अरे सर वो मेरी ना आरी थोड़ी सी टेढ़ी थी। एक बुरा कारीगर अपने औजारों से लड़ता है, एक बुरा कारीगर अपने औजारों से लड़ता है, यानी उनमें कमी निकालता, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। पेड़ जो है अपना खाना CO2 और सनलाइट से बनाते हैं, ये फैक्ट है, ऐसा थोड़ी है कि संडे को कभी कभी डोमिनो से मंगा लेते हैं। अब ये तो फैक्ट है, प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा, प्रिपेयर आ गया। अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो वेपर में बदल जाएगा, ये तो फैक्ट है, वेपर में बदलेगा और इसके कौन से बर्गर पिज़्ज़ा बन जाएंगे। इट चेंजेस लिखना पड़ेगा, V1 में लिखना पड़ेगा। हाँ जी, मोहन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है दिल्ली में, ये सेंटेंस नो एरर है, ये मैंने आपको ये बताने के लिए लिखा है, कहीं ऐसा मत सोच लेना। कई बच्चे क्या होता है उल्टा रट लेते हैं। मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि ये वर्ड आएंगे तो ही प्रेजेंट डेफिनेट आ सकता है वरना नहीं आ सकता। ये नहीं पढ़ाया मैंने कि ये वर्ड आएंगे तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जा सकता है वरना नहीं। मैंने कहा कि ये हिंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हिंट दिया होता है
है ना। जनरली कोई ना कोई सेंटेंस के अंदर ऐसा इशारा, कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देगा। तो मैंने कहा कि ये जो वर्ड है ये हिंट के जैसा काम करते हैं। मैं ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको कि अगर कोई ऑफन, ऑलवेज ऐसा कुछ ना आए तो तुम प्रेजेंट डेफिनेट लिख ही नहीं सकते। अपने आप में ठीक है ये प्रेजेंट डेफिनेट, बस मैंने कहा कि पेपर में अगर आएगा तो हिंट आपको नजर आएगा, कोई ना कोई छुपा हुआ हिंट उस सेंटेंस में जरूर होगा। ठीक है। अगली बात, कुछ बच्चे मेरे से पढ़ाने के बाद पूछते हैं कि सर आपको तो पता है कि ये प्रोवर्ब है, अब मुझे तो नहीं पता ना। अब मान लो मैं इसकी हिंदी ये कर लूँ, बुरा कारीगर औजारों से लड़ रहा था, और मान लो मैं इसकी हिंदी कर दूं कि एक लुढ़कता हुआ पत्थर मॉस गैदर नहीं कर रहा था, खाली बर्तन ज्यादा आवाज कर चुका है। मुझे ना पता हो प्रोवर्ब है, फिर तो पता करो मुन्ना, है ना। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो कुछ बेसिक आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। उसकी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुझे दुनिया की सारी प्रोवर्ब याद होंगी, लेकिन कुछ बेसिक प्रोवर्ब तो पता होनी चाहिए तुझे। उसका मकसद ये नहीं है कि तुझे कितनी प्रोवर्ब है याद ये चेक करना, वरना फिर वो 5 नंबर की प्रोवर्ब भी पूछ लेता। उसका मकसद ये है कि भैया प्रोवर्ब को प्रेजेंट डेफिनेट में लिखते हैं, बात तुझे पता है क्या, और उसके लिए वो कोई बेसिक प्रोवर्ब ही देगा। लेकिन दिक्कत ये है तुझे आती 2 प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसके अलावा तुझे कोई प्रोवर्ब नहीं आती। तो उन 2 प्रोवर्ब को छाती पर लेकर जिंदगी नहीं गुजरेगी। 10-20 और जान ले, गूगल करना 20 मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स, और वो 20 की 20 पढ़ लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है। वो 20 मतलब 2 प्रोवर्ब से जिंदगी नहीं बीतेगी, 20 एक तो कम से कम जान ले। कोई ऐसे लेटर जिंदगी में कभी लिखेगा, कहीं कुछ बोलेगा, वहां काम आ जाएंगी, पेपर में तो काम आएंगी आएंगी। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट को देख लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, छोटा सा, बस 10 मिनट की क्लास और रह गई, छुट्टी हो जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये काम अभी हो रहा है, वो सो रहा है, वो खा रहा है, वो हंस रहा है, वो रो रहा है, कोई काम अभी चल रहा है। उसको दिखाने के लिए, टेम्परेरी एक्शंस को दिखाने के लिए कि अभी हो रहा है, आगे का पता नहीं। वो खा रहा है, वो हंस रहा है, वो सो रहा है, वो रो रहा है, अभी हो रहा है, आगे का हमें पता नहीं। टेम्परेरी एक्शंस को दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। जैसे उसके हिंट बताए, उसके कुछ इशारे बताए, इसके लिए पेपर में इस टाइप के इशारे आते हैं। एट दिस टाइम, इस समय, एट द मोमेंट, अभी फिलहाल, एट प्रेजेंट, अभी फिलहाल, करंटली, अभी फिलहाल, दीज डेज, इन दिनों। ये इशारे हैं एक टाइप के, ये एक टाइप के इशारे हैं कि अभी करंट में काम चल रहा है। फिर बता रहा हूँ, पत्थर की लकीर नहीं। और ऐसे मत सोचना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखना तो ये लगानी जरूरी होती है, ये नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। राहुल इज वॉचिंग अ मूवी, नहीं लिखा इनमें से मैंने कोई भी, तो ऐसा नहीं कि सेंटेंस गलत हो गया। मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि पेपर में जब आती हैं तो अक्सर आपको ये एज अ हिंट नजर आती हैं। क्लियर है? करिए, आसान है, जल्दी से 6 सेंटेंसेस हैं, जल्दी जल्दी करो, फिर मैं कराता हूँ, फिर छुट्टी।
हाँ जी, करें शुरू। माई फादर वर्क्स या इज वर्किंग एट IBM। मेरे पिताजी काम करते हैं या काम कर रहे हैं IBM में। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है। हो सकता है आपके पिताजी की परमानेंट जॉब हो, मेरे पिताजी IBM में काम करते हैं, या फिर मान लो आपके पिताजी का AC फिटिंग का काम है, तो आज वो IBM में काम कर रहे हैं, पिताजी IBM में काम कर रहे हैं, फिर डेल में काम करेंगे, फिर किसी के घर AC लगाने जाएंगे। हरी बात समझ में? ऑफेंड होने वाली बात नहीं है इसमें, ऑफेंड होने वाली बात नहीं कहीं और पापा को AC वाला कह दिया। लो मान लो मेरे पिताजी अर्बन क्लैप में काम करते हैं, ठीक है। अब मान लो एक दिन वो किसी के घर AC ठीक करने गए, दूसरे दिन किसी घर ठीक करने गए, तो कॉन्टिन्यूस भी ठीक है। तो ग्रामेटिकली दोनों चल सकते हैं। ये पेपर के लिए नहीं, वैसे एक्स्ट्रा बात बताइए। पेपर में अगर ये दोनों ऑप्शन कभी आ जाएं तो फिर इसको प्रेफर करना, क्योंकि अगर ये दिया होगा ना तो कुछ हिंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये दिया होगा तो अक्सर कुछ ना कुछ हिंट लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अक्सर पिताजी की उम्र के टाइप के लोग एक फिक्स जॉब कर रहे होते हैं, तो उस केस में जनरली प्रेजेंट डेफिनेट प्रेफर होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे जाइए। रोहन काम कर रहा है एक नए प्रोजेक्ट पर इन दिनों, दीज डेज। तो पता चल गया कि कॉन्टिन्यूस टेंस लगानी पड़ेगी, रोहन इज वर्किंग करना पड़ेगा। रोहन इन दिनों एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। महेश हमें इंग्लिश पढ़ा रहा है फिलहाल, एट प्रेजेंट, यानी अभी ये काम चल रहा है। पढ़ा चुका है नहीं, पढ़ा रहा है। एट प्रेजेंट से पता चल रहा है, तो यहाँ पे मुकेश इज टीचिंग हो जाएगा। मुकेश, रमेश, सुरेश जो भी हो, वो भी खाना बना रही है इसलिए बाद में कॉल कर लेना। राइट नाउ से पता चल रहा है कि अभी ये काम चल रहा है। इज प्रिपेयरिंग हो जाएगा। इस डिब्बे में मिठाइयाँ हैं, मेरी माँ के द्वारा बनाई गई। ये प्रिपेयर्ड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, भाई कंफ्यूज मत हो जाना। ये प्रिपेयर्ड पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पे मिठाइयों के लिए। इस डिब्बे में मिठाइयाँ हैं, मेरी माँ के द्वारा बनाई गई। तो कंटेन अगर आपको वर्ब चैप्टर याद हो तो स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, इसका ING नहीं होती। इसमें तो बस किसी के बारे में कुछ बता रहे होते हो, भले बॉक्स में क्या है ये बता रहे हो, उसमें एक्शन कहाँ हुआ, तो फिर कंटेन्स लिखना पड़ेगा। इस डिब्बे में मिठाइयाँ हैं। लास्ट वाला सेंटेंस आपके लिए थोड़ा सा नया है। मैक्सिमम बच्चों ने सोचा होगा कि ऑलवेज दिख गया, ऑलवेज दिख गया तो हैबिचुअल एक्शन हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया तो प्ले कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक नया यूज नोट करिएगा। देखो ये लिखा हुआ, जो अगर किसी पर्सन के हैबिचुअल एक्शन को, अगर किसी पर्सन के हैबिचुअल एक्शनों को आपको नेगेटिवली रिप्रेजेंट करना है, अगर किसी पर्सन का हैबिचुअल एक्शन आपको नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। काफ़ी बच्चे ये मैसेज करने लग गए थे ना कि सर जैसे पहले प्रोनाउन चैप्टर में हर एक चीज़ के बाद स्लाइड आती थी ना उसकी एक्सप्लेनेशन वाली, वो दे दिया करो ना सर। भाई एक्सप्लेनेशन किसी किसी स्लाइड में ही होती है। अब पूरे 10th चैप्टर में सिर्फ इसी की स्लाइड है और इसकी होगी ज़्यादा, बाकी सब में प्रिपेयर्स काट कर इज प्रिपेयरिंग का यूज होगा। अब इसकी क्या स्लाइड दूँ, ये तो नोट्स में तुम खुद ही लिख लोगे ना, और यही बात तो तुम काट के यहाँ करो, इसी बात को क्यों दोबारा लिखोगे। तो एक्सप्लेनेशन जो है, आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने अपने पास, मेरे पास बनी हुई रखी थी, मैंने कोई छुपा के रख ली है। अरे हर सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन वो प्रोनाउन चैप्टर में जब बच्चा शुरू में पढ़ने आता है, उसको समझ में नहीं आता कि कैसे लिखनी होती हैं, तब दी जाती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने छुपा कर रख लिया, आपको जानबूझ के नहीं दी। आज इस सेंटेंस की थी बड़ी सारी अदरवाइज तो सिर्फ आंसर लिखा होता है, इसकी थी तो मैंने आपको दे दी। चलो फिर से देखो क्या कह रहा हूं मैं। अगर एक पर्सन का कोई ऐसा हैबिचुअल एक्शन है जिससे आप चिढ़ते हो या जो आपको सही नहीं लगता, तो उसको कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं ऑलवेज के साथ। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। जैसे कोई बंदा है, मान लो आपके पड़ोसी हैं, ठीक है, ऊंची आवाज़ में गाने बजा रहे हैं, आप गए, थोड़ी देर बाद बंद करा के आ गए, भाई यार पढ़ रहा हूँ यार। फिर थोड़ी देर बाद फिर ऊंची आवाज़ में गाने हैं, 2-3 दिन बाद, भाई यार पढ़ता हूँ यार इस टाइम। रात को 3 बजे, भाई सो रहे हैं यार लोग। फिर तुम जाके अगली बार क्या कहोगे, यू ऑलवेज प्ले, कि तुम हमेशा ही ऊंची आवाज़ में गाने बजा रहे होते हो यार, तुम्हारा ये रोज का बना लिया तुमने, यू आर ऑलवेज प्लेइंग लाउड म्यूजिक।
अगर आपको किसी के हैबिचुअल एक्शन से दिक्कत है, आप उसको नेगेटिव पोर्ट्रे करना चाहते हो, नेगेटिव लाइट में दिखाना चाहते हो कि ये चीज़ सही नहीं है, तो ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे ही मान लो कोई लेट आता है, फैक्ट बताना है, वो लेट आता है, ही ऑलवेज कम्स लेट। यार तुम रोज ही लेट आ रहे हो तो यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तुम्हारा रोज का ही धंधा बना लिया तुमने। ऐसे ही मान लो आपकी बीवी आपसे या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे रोज लड़ रही है, एक दिन हो गया तुमने सॉरी बोल के बेबी बोल के मना लिया, दूसरे दिन तीसरे दिन, यार यू आर ऑलवेज फाइटिंग, तुम रोज ही लड़ रही होती हो यार, रोज का ही चलता रहेगा क्या? तो ध्यान रखना, अगर आपको किसी का कोई हैबिचुअल एक्शन इरिटेट करता है, अगर आपको किसी का कोई हैबिचुअल एक्शन इरिटेट करता है, तो उस केस में आप उसको ऑलवेज के साथ ऐसे कॉन्टिन्यूस में लिखते हो। तो सर ऑलवेज के साथ कब प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है और कब कॉन्टिन्यूस लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा? ये रहा ना देख हिंट, ये दैट इज वाई, इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता। ये दैट इज वाई पूरा का पूरा कंजंक्शन की तरह से काम करने वाला क्लॉज है बेसिकली, ये कंजंक्शन की तरह से काम करता है, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता। वो हमेशा ही ऊंची आवाज में गाने बजा रहे होते, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता। ये लाइन यहाँ पर दी हुई, इससे पता चल रहा है कि आप उनके हैबिचुअल एक्शन से इरिटेट होते हो। तो यहाँ पे अब कॉन्टिन्यूस में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात आई समझ में? तो ऑलवेज के साथ कब इंडेफिनिट लगाना है, कब, ये चीज़ ऑलवेज के साथ ही होगी, ये भी एक हिंट है। ये वाली बात सिर्फ ऑलवेज के साथ होगी। और आपको एक और मस्त चीज़ बताता हूँ, ऑलवेज को आप डिक्शनरी में टाइप करना, ऑलवेज एडवर्ब के यूज़ जहाँ पे दिए होंगे ना, ये यूज़ भी दिया होगा कि ऑलवेज को कॉन्टिन्यूस के साथ लिख दें, तो इसका मतलब होता है कि उस हैबिचुअल एक्शन से आप इरिटेट होते हैं, उस हैबिचुअल एक्शन को आप नेगेटिवली रिप्रेजेंट करना चाहते हो। डिक्शनरी बहुत कुछ सिखाती है, डिक्शनरी बहुत कुछ सिखाती है। एक दिन बाय चांस ही मैं ऑलवेज को मैंने डिक्शनरी में टाइप कर गया था, पता नहीं क्यों किया था, मुझे याद भी नहीं, और उसके यूज़ पढ़े और मेरे को ये चीज़ दिखी। फिर मैंने इसके 10 एग्जाम्पल देखे और कुदरती 2-3 साल बाद ये चीज़ पेपर में भी आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो आपको अभी लंबे लंबे कमेंट करते हो ना, लंबे लंबे मैसेज करते हो, सर जैसा आप समझा देते हो पहले कभी नहीं समझा, सर मैंने फलाने सर से फलानी मैडम से कोचिंग करी थी, सर इतना क्लैरिटी से आज तक समझ नहीं आया। ये बच्चे 10 साल की रिसर्च है, ये 10 साल की मेहनत है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, क्या मैं पहले साल भी ऐसा ही पढ़ाता था? नहीं, तब तो मैं सेंटेंस मेरे को याद नहीं थे, भूल जाता था, कोई पूछ लेता था डाउट तो फंस जाता था, अब इसको क्या जवाब दूँ, बोलता था कल बताऊँगा, कल सोच के आऊँगा। तो ये जो आप क्लैरिटी देखते हैं कि चीज़ों को बड़ा क्रिस्टल क्लियर मैनर से, सिस्टमेटिक मैनर से जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये 10 साल की रिसर्च है, 10 साल की मेहनत है कि इस चीज़ को मैं ऐसे पढ़ाऊँगा तो जल्दी समझ आएगी, या इस चीज़ को पहले पढ़ाया जाना चाहिए, इस चीज़ को बाद में पढ़ाया जाना चाहिए, तभी क्लैरिटी आती है, वरना कन्फ्यूज़न आती है। चलो जो भी है, फिर कहोगे अपनी तारीफ करता रहता बैठ के, आ जाओ। तो कुल मिला के बात इतनी थी कि अगर आपको सेंटेंस में कोई ऐसा हिंट मिल जाए जिससे आपको पता चल जाए कि किसी का हैबिचुअल एक्शन आपको पसंद नहीं है और ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, तो वह वाक्य नो एरर होगा। क्लियर होगी जी इतनी बात? इसके साथ अपना टेंस का लेक्चर 1 खत्म होता है। कल अपना टेंस का लेक्चर 2 होगा। परसों दीपावली की आपकी छुट्टी रहेगी, उससे अगले दिन आपका टेंस का लेक्चर 3 होगा। ठीक है, दीपावली के एक दिन की आपकी छुट्टी, अपना एंजॉय करिए, खूब मिठाइयाँ खाइए, खूब जिसको पटाखे चला के मज़ा आते हैं पटाखे चला लो, दिए जला के खुश होते हैं तो दिए जला लो, जैसे कुछ भी है, बहुत पवित्र त्यौहार है, सब अपने फैमिली के साथ मनाइए खुशी खुशी। उस दिन थोड़ा पढ़ाई से ब्रेक लीजिए, ऐसे जानबूझ के सारी पढ़ाई उसी दिन मत करके दिखाना, बाकी दिन कितनी पढ़ते हो तुम्हें पता है। सारे ड्रामे घर वालों के पास जाके ओहो मम्मी पढ़ रहा हूँ, एक्टिंग मत करना उस दिन, ठीक। और जो बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, किताब विताब लेके जाएंगे घर, जैसे पता ही नहीं कितना पढ़ देंगे, ना पढ़ाई कभी नहीं खुली आज तक, याद कर ले कॉलेज का टाइम कभी नहीं खुली, मत लेके जा, मत उनको बेवकूफ़ बना, ठीक है। पढ़ना है तो अपने आप रिजल्ट की तरह बोल देगा सबको। कल भी बोल लूँगा, आज एडवांस में हैप्पी दिवाली, अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करिए, खुशी मनाइए, है ना। तो कल अपनी टेंस की लेक्चर 2 है, परसों की छुट्टी, उससे अगले दिन फिर क्लास होगी। आज के लिए शुभ रात्रि।